हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रा यानी कि मनी। देखिए, इसकी हम फर्स्ट वीडियो पहले बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने किसकी बात करी थी। सबसे पहले हमने अपना बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ा था। उसके बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां पढ़ी थी, मुद्रा की डेफिनेशन की बात करी थी, मुद्रा के कार्यों की बात करी थी। आज की वीडियो के अंदर हम जब बात करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक मुद्रा की, मांग जमाएं, सावधि जमाएं, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति के घटक तथा मुद्रा के पूर्तिकर्ता। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी बैंक मुद्रा की। तो देखिए, बैंक मुद्रा क्या होती है। बैंक मुद्रा से अभिप्राय होता है बैंकों के पास में जो पैसा अवेलेबल होता है उसी को बोलते हैं हम बैंक मुद्रा। और बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? जो देश की जनता या कोई भी व्यक्ति जब अपने खाते में पैसे जमा करवाता है, बैंक में पैसे जमा करवाता है, तभी बैंकों के पास पैसा आता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों की जितनी भी मांग जमाएं होती हैं, लोग जितने भी पैसा जमा करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारी बैंक मुद्रा कहलाती है। बैंक मुद्रा से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों की मांग जमाओं से होता है। मांग जमाएं क्या होती है? मांग जमाएं, देखिए, जब भी हम पैसा जमा करते हैं, जब भी हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जो भी हमारी जमाएं होती हैं, जब भी हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो देखिए, जो हमारी डिपॉजिट होती है वो दो तरह की होती है। एक तो कैसी होती है? हमारी मांग जमाएं होती है। एक होती है हमारी सावधि जमाएं। कैसी होती है? सावधि जमाएं, जिससे हम फिक्स डिपॉजिट या एफडी भी बोलते हैं। एफडी आप सबको पता ही होगा। सावधि जमाएं क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखी जाती है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए रखते हैं। उसको बीच में जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उस पैसे को बैंक से नहीं निकाल सकते, चेक के द्वारा या स्लिप के द्वारा। क्लियर रहेगा? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एफडी करवा दी है, सावधि जमा है आपके अकाउंट की एक बैंक में, तो आप इस 10,000 रुपए को जब तक आपका वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जितने भी साल के लिए आपने कराई है, 1 साल, 2 साल, 20 साल, जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उस पैसे को स्लिप से या चेक के द्वारा नहीं निकाल सकते। ऐसी जमा को बोलते हैं सावधि जमाएं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा की जाती है। मांग जमाएं क्या होती है? मांग जमाएं वो पैसा होता है जिसे आप किसी भी समय जरूरत पड़ने पर बैंक से निकाल सकते हो। वो पैसा जिसे आप किसी भी समय चेक से या स्लिप के द्वारा, जब भी आपको जरूरत हो, नीड होती है, उस टाइम पर आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। ऐसी जमाओं को हम मांग जमाएं बोलते हैं। तो जितनी भी लोगों की मांग जमाएं होती है बैंकों के पास में, वाणिज्यिक बैंकों के पास में, उसे हम क्या बोलते हैं? अपना बैंक मुद्रा। क्या बोला जाता है उसे? बैंक मुद्रा बोला जाता है। क्लियर रहेगा? मांग जमाएं समझ में आ गई क्या होती है, सावधि जमाएं आपको पता लगी क्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की तरफ, कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी से मतलब होता है एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर डेट पर, किसी भी दिन पर, आप जब आप एक डेट पर चेक करते हो, एक समय पर, तो एक निश्चित समय पर देश की कुल जनता के पास जितना भी पैसा अवेलेबल होता है, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, जितनी भी मुद्रा उनके पास इकट्ठी है, उसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा की पूर्ति बोला जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एक निश्चित समय पर देश की कुल जनता के पास इकट्ठी मुद्रा को या जमा मुद्रा को क्या बोला जाता है? मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर रहेगा? देखिए, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट समझने वाले होते हैं वो क्या होता है? एक निश्चित समय पर, इसे कभी भी समय अवधि पर नहीं निकाला जाता है, इसको एक पर्टिकुलर डेट पर निकाला जाता है। जैसे अगर हम बात करूं 1 जनवरी को या फिर 1 अप्रैल को, तो ये क्या होती है? हमारी एक पर्टिकुलर डेट पर निकाला जाता है। हमेशा जब भी हम अपनी मुद्रा की सप्लाई या मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, तो मुद्रा की जो पूर्ति होती है एक निश्चित समय पर निकाली जाती है, एक पर्टिकुलर डेट पर निकाली जाती है।
क्लियर रहेगा। और देखिए सेकंड चीज क्या होती है कि यहाँ पर जब हम पैसा काउंट करते हैं, वो किसका काउंट करते हैं, अपना कुल जनता का की जो भी मुद्रा होती है, उस देश की जनता के पास में जो टोटल मुद्रा इकट्ठी होती है, उस पैसे को जोड़ करके क्या निकलती है, मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी निकलता है। एक निश्चित समय पर देश की कुल जनता की मुद्रा जितनी भी उसके पास इकट्ठी है, मुद्रा की पूर्ति को क्या बोला जाता है, मुद्रा की पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी बोला जाता है। क्लियर रहेगा। देखिए इसके अंदर हम ना तो कभी अपने सरकार के धन को, सरकार की जो जमाएं होती हैं, जो सरकार के पास मुद्रा होते हैं, ना तो हम उसको जोड़ते हैं और ना ही जो हमारे बैंक होते हैं, कौन से बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अपने वाणिज्यिक बैंक की जमाएं, ये दोनों जो चीज होती है ये उसके अंदर नहीं जोड़ी जाती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देश की कुल जनता की मुद्रा या कुल जनता का पैसा ही जोड़ा जाता है। जो पैसा बैंकों के अंदर जमा है उसको भी नहीं जोड़ते और सरकार के पास जो पैसा जमा है उसको भी नहीं जोड़ा जाता। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्यों नहीं जोड़ते हैं। मान लीजिए जैसे आप ही हो, आप हो, आपके पास में इस टाइम पर आज की डेट जैसे आज की डेट है कि 12 जून 2020, ये हमारी डेट है कि, तो आज की डेट पर आपके पास में जो कैश अवेलेबल है, मतलब आपकी जेब में जो पैसे होंगे वो मान लेते हैं 50 रुपए हैं। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे होंगे वो मान लीजिए 5000 रुपए है। और इधर उधर आपके जो दोस्तों को आपने उधार दे रखे हैं या और जो आपके किसी को आपने उधार दे रखे हैं, जो आपकी और डिपॉजिट्स होंगी, अदर डिपॉजिट्स या और जो इधर उधर के पैसे होंगे, वो कुल मिला के आपके 1000 रुपये बनते हैं। तो आपके पास में टोटल पैसा आज की डेट पर कितना हो गया, 6050 रुपये हो गया। ये 6050 के आपकी कुल मनी ऑफ सप्लाई, सॉरी ये 6050 के आपकी सप्लाई ऑफ मनी या फिर मुद्रा की पूर्ति किस डेट पर, 12 जून 2020 को आपकी अकेले जो मुद्रा की पूर्ति है वो कितनी होगी, 6050 होगी। इसके अंदर आपका कैश भी जुड़ गया, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा वो भी जुड़ गया, और जो आपने दूसरों को लोन पर दे रखा है या अपने दोस्तों को उधार दे रखा है, किसी को वैसे ही दे रखा है यूज करने के लिए, जो भी आपके पास में इधर उधर पैसा अवेलेबल है वो सब जोड़ करके आपके अकेले की सप्लाई निकल गई। इसी तरह से हम अपनी देश की निकालते हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग सप्लाई। अब देखिए अगर हम अपने बैंकों की जमाएं भी इसके अंदर जोड़ दें, जो आपके 5000 रुपये हमने यहाँ पर भी जोड़ दिए, फिर से दोबारा से हम बैंकों की जमाओं को फिर जोड़ दें, तो क्या होगा, ये डबलिंग हो जाएगी आपकी। जब हम भी अपनी मुद्रा की सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, जब हम मुद्रा की पूर्ति कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, 5000 आपकी यहाँ भी जुड़ जाएंगे और जब बैंकों की जमाओ देखी जाएगी तो वहाँ पर भी दोबारा से जुड़ जाएगी। तो इसलिए वो जो चीज़ें बार बार ना जुड़े, इसी वजह से हम अपनी वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं और सरकार की जो जमाएं होती है वो दोनों चीज़ नहीं जोड़ते, क्योंकि इन दोनों के पास जो पैसा आता है वो देश की जनता से ही आता है। क्लियर रहेगा। तो इनका पैसा हम जब देश की जनता की मुद्रा सप्लाई कैलकुलेट करते हैं उसमें पहले से पहले ही वो इंक्लूड हो जाता है। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित समय पर देश की कुल जनता की मुद्रा की पूर्ति को ही जोड़ा जाता है, सरकार की जमाएं और वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। और जब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है डेफिनेशन के अंदर, इसके अंतर्गत सरकार की जमाएं तथा वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। तब आपकी डेफिनेशन जो होगी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर रहेगा। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति के घटक, या फिर एक देश के अंदर मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो किस प्रकार से, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक देश की मुद्रा की पूर्ति को दिखाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा की पूर्ति के घटक या फैक्टर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। देखिए मुद्रा की पूर्ति के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं या मुद्रा की पूर्ति को दर्शाते हैं। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे आप हो, जब आप अपनी मनी की सप्लाई देखते हो तो आपने क्या क्या चीज कैलकुलेट करी थी। एक तो अपने पास में जो आपके पास कैश अवेलेबल है आज की डेट पर, आपकी खुद की जेब में जो पैसे थे वो पैसे, फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा था वो 5000, और उसके बाद में जो आपने अदर डिपॉजिट्स आपकी थी
अदर डिपॉजिट मतलब जो आपने अपने दोस्तों को उधार दे रखा था या किसी और के पास जमा कर रखे थे, सेविंग करके रखे हुए थे आपने कहीं अपने फ्रेंड के पास में कि भाई ये पैसे जोड़ के रख ले, मेरे से खर्च हो जाएंगे, तो आपने इस तरह से जहाँ पर डिपॉजिट करके रखे हुए थे अपने मम्मी पापा को दे रखे थे सेव करके रखने के लिए कि आप इनको रख लीजिए, कभी मैं आपसे ले लूँगा बदले में, तो वो पैसे जो थे हमारे, इस तरह से आपकी कुल सेविंग्स या कुल आपकी जो मनी ऑफ सप्लाई थी निकल कर गई थी 6050 रुपये एक डेट पर। क्लियर रहेगा। अब देखिए अगर हम इसी को पूरे देश पर कैलकुलेट करें, कितने मुद्रा की पूर्ति के घटक यानी पूरी कुल देश की जनता पर, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या था, कैश था। कैश का मतलब क्या होता है, जो आपके पास में अभी इसी टाइम पर आपकी जेब में रहेगा, मतलब कि देश की जनता के पास मुद्रा, देश की जनता के पास में जो अपनी मुद्रा कौन सी होंगी, जमाएं होंगी, मुद्रा की जो उन्होंने जमा कर रखी है, इकट्ठी है, मतलब उनकी जेब में जो पैसा है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं करेंसी। यानी कि एक तो फर्स्ट क्या होता है हमारा करेंसी होता है, देश की जनता के पास में जो हमारी मुद्रा जमा है, जो उनके पास में कुल जमाएं आज की डेट पर है, वो पैसा जोड़ा जाता है इसके अंदर। सेकंड क्या था हमारा बैंक अकाउंट था। बैंक अकाउंट को क्या बोलते हैं, अपनी मांग जमाएं, क्या बोलती जाती है, मांग जमाएं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमांड डिपॉजिट या फिर डीडी भी लिख देते हैं इन शॉर्ट। क्लियर रहेगा। तो हमारी जो डिमांड डिपॉजिट है, जो हमारी मांग जमाएं है, वो भी इसी के फैक्टर्स होते हैं, मुद्रा की पूर्ति के घटक होते हैं कि मांग जमाएं। मांग जमाएं आपको पता ही है क्या होती है, ये वो पैसा होता है जिससे हम किसी भी समय चेक से या स्लिप के द्वारा हम कभी भी बैंकों से निकाल सकते हैं। तो हमारी मांग जमाएं भी इसी के अंदर इंक्लूड की जाती होंगी। फिर क्या आती है हमारी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट को हिंदी में बोल देंगे यानी कि अन्य जमाएं या फिर अदर डिपॉजिट्स, यानी कि ओडी। क्लियर है, क्या आ जाता है ओडी, अदर डिपॉजिट्स। अब देखिए आपने एक पर्सन के हेड पर तो देख लिया भाई अदर डिपॉजिट क्या होती है, कि आपने अपने पेरेंट्स के पास में, दोस्तों के पास में अपने जो पैसे जमा करके रखे हुए हैं वो आपके अदर डिपॉजिट्स होगी। जब हम देश पर देखते हैं, पूरे देश की लेवल पर की अदर डिपॉजिट्स या अन्य जमाएं क्या होती है, देखिए इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। आप सबको पता होगा कि जो हमारे देश की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे नाबार्ड है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, या और जो वित्तीय संस्थाएं हैं हमारी, वो सब क्या करती है, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास में अपना एक अकाउंट उनको खुलवाना होता है, और जिसके अंदर वो अपनी सेविंग्स करती हैं या फिर अपना उनको एक फिक्स अमाउंट रखना होता है। तो आरबीआई के पास में जितनी भी देश की वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका पैसा जो इकट्ठा होता है वो भी हमारी अन्य जमाओं के अंदर इंक्लूड करा जाता है। यानी आरबीआई के पास देश की वित्तीय संस्थाओं की जमाएं, कैसी जमाएं, मांग जमाएं, देश की वित्तीय संस्थाओं की मांग जमाएं, उसको इंक्लूड करा जाता है। सेकंड क्या होता है, आरबीआई के अंदर दूसरे देश की जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो दूसरे देश की वित्तीय संस्थाएं हैं, किसी दूसरे देश के बैंक्स हैं या दूसरे देश के किसी सरकार ने अपना पैसा जमा करा रखा है हमारे देश के अंदर, तो वो पैसा भी इसके अंदर ही आता है। उनकी जो मांग जमाएं होती हैं, दूसरे देश के वित्तीय संस्थाओं की या दूसरे देश की सरकार की जो जमाएं होती है, मांग जमाएं, वो भी अन्य जमाओं के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। थर्ड क्या होता है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, IMF है, तो इनकी जो वित्तीय जमाएं भारत के अंदर है, जो इन्होंने आरबीआई के अंदर अपना अकाउंट खोल करके उसके अंदर पैसा जमा कर रखा है, वो पैसा भी अन्य जमाओं में या अदर डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है, जोड़ा जाता है, सम्मिलित किया जाता है। क्लियर रहेगा। तो समझ गए आप सबकी मुद्रा की पूर्ति के घटक कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा देश की जनता के पास मुद्रा की जमाएं या जो भी उनके पास कुल जमाएं होती हैं, इसको आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुल जमाएं करके। क्लियर रहेगा। देश की जनता के पास कुल जमाएं, उनके पास में जो टोटल पैसा भी अवेलेबल है, उनके घर में जो उनका पैसा भी कैश में पड़ा है, वो पैसा उनकी करेंसी। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट डीडी, ये क्या होती है, ये वो पैसा होता है जो अपने बैंक अकाउंट में सेविंग के तौर पर रखते हैं, जिससे वो किसी भी समय जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। अन्य जमाएं आपको पता चल गई, जो दूसरे देश की सरकार या दूसरे देश के बैंक, हमारे देश की जो वित्तीय संस्थाएं हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जो आरबीआई के पास में पैसा इकट्ठा करके रखती हैं, वो
वो अन्य जमाओं के अंदर इंक्लूड की जाती है। इन सबको जोड़ करके क्या निकाला जाता है, मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी निकाली जाती है किसी भी देश की। क्लियर रहेगा। तो ये तो बात होगी हमारी मुद्रा की पूर्ति के घटक की। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति करता। मुद्रा के पूर्तिकर्ता कौन होते हैं? किसी भी देश में जो मुद्रा की पूर्ति की जाती है उसको पूर्तिकर्ता कौन है? देखिए, तो हम बात करते हैं मुद्रा के पूर्तिकर्ताओं के बारे में कि मुद्रा के पूर्तिकर्ता होते क्या है। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो मुद्रा के पूर्तिकर्ता होते हैं उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है हमारे देश का केंद्रीय बैंक। हमारे देश का केंद्रीय बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, हमारे देश के अंदर जो मुख्य स्रोत है मुद्रा की पूर्ति का, मुख्य केंद्रीय बैंक है, आरबीआई का। अब सबको पता है जितने भी नोट छापे जाते हैं या जो करेंसी जारी की जाती है वो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। हमारे देश के अंदर जो भी करेंसी जारी की जाती है, करेंसी से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ नोट से है, सिक्कों से नहीं। सिक्के जो जारी किए जाते हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता। आरबीआई जो होता है वो सिर्फ 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के जो नोट होते हैं उनको जारी करता है। 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के जितने भी नोट छापे जाते हैं, जितने की भी नोट छापे जाते हैं वो सब आरबीआई जारी करता है। जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है और जितने भी हमारे सिक्के होते हैं, जितने भी हमारे सिक्के होते हैं उन्हें कभी भी आरबीआई जारी नहीं करता। जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं हमारे, और जो 1 रुपए का नोट हो या कॉइन हो, दोनों चीज़ें, वो चीज़ें कभी भी आरबीआई जारी नहीं करता। आरबीआई सिर्फ 2 रुपए से लेकर के 2000 तक का जो नोट होता है उसको जारी करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आरबीआई जो होता है वो अपनी न्यूनतम कोष प्रणाली, कौन सी? न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। हमारे देश के अंदर आरबीआई जो होता है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर भारत के अंदर नोट जारी करता है। देखिए, न्यूनतम कोष प्रणाली होती क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली से मतलब होता है इस प्रणाली के अनुसार आरबीआई को अपने पास में हर समय कितना पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ता है? 200 करोड़। 200 करोड़ का क्या सामान रखना पड़ता है? एक तो सोना, यानी कि गोल्ड, उसको 200 करोड़ का सोना प्लस 200 करोड़ के अंदर क्या, एक तो सोना आना चाहिए उसका, और दूसरा क्या होता है हमारी विदेशी प्रतिभूतियां। विदेशी प्रतिभूतियां मतलब हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज की, दूसरे देशों की जो हमारे पे प्रतिभूतियां, उनके डिवेंचर्स, उनके शेयर्स, या और जो हमारे पास में बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं, वो पैसा, वो जो बॉन्ड्स या जो सिक्योरिटीज है वो हमेशा अवेलेबल रखनी पड़ती है। इतना पैसा उसको स्टोर करके रखना पड़ता है अपने अकाउंट में। मिनिमम बैलेंस उसको रखना पड़ता है 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ का 115 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। मतलब कि 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो सिर्फ सोना ही होना चाहिए। बाकी के जो 85 करोड़ बचते हैं वो अपनी विदेशी प्रतिभूतियों से कंप्लीट। क्लियर रहेगा? तो इतना बैलेंस उसको अपने पास में रखना ही पड़ता है। जैसे ही आरबीआई का बैलेंस ही नीचे जाता है, 200 करोड़ से कम जाता है, तो इस बैलेंस को ऊपर करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपने देश के अंदर नोट जारी करने पड़ते हैं उसको, जिससे उसके पास में पैसा बढ़ जाए। क्लियर रहेगा? अपने देश में वो नोट जारी करता है। तो इसी आधार पर जो आरबीआई होता है वो अपने देश के अंदर नोट जारी करता है। समझ गए होंगे आप सब? आरबीआई जो होता है हमारे देश का मुख्य स्रोत है नोट जारी करने का या मुद्रा की पूर्ति का। आरबीआई जो होता है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। इस प्रणाली के अनुसार आरबीआई को हर समय अपने पास में 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां जमा करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, जिसमें से 115 करोड़ का सिर्फ सोना होना आवश्यक होता है। सिर्फ सोना ही, गोल्ड ही होना चाहिए 115 करोड़ का। तो क्लियर रहेगा? तो बात होगी हमारी फर्स्ट क्या, केंद्रीय बैंक। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में जो हमारा दूसरा स्रोत है, दूसरा स्रोत है हमारे वाणिज्यिक बैंक।
हमारे वाणिज्यिक बैंक कैसे होते हैं? जो हमारे छोटे मोटे बैंक होते हैं, जैसे SBI है, PNB है, या और जो हमारे बैंक हैं उन्हें वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक भी मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अब देखिए कि मुद्रा की पूर्ति करते कैसे? आप सब बोलोगे भाई नोट तो छापते हैं नहीं, ये तो क्या करते हैं, बस लोगों को से पैसा लेते हैं और उनको वापस दे देते हैं, या फिर लोन देने का काम करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो लोन देते हैं, क्या देते हैं? लोन देते हैं। इसी लोन से वो मुद्रा का सृजन करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं, मुद्रा को बढ़ाते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो इसी लोन के आधार पर मुद्रा का सृजन करते हैं, मुद्रा को बढ़ाते हैं, मुद्रा का सृजन करते हैं। मुद्रा का सृजन का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना, एक तरह से पैसे को डेवलप करना, पैदा करना। तो मुद्रा का सृजन जो होता है वो वाणिज्यिक बैंक लोन देकर करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक भी देश के अंदर मुद्रा पूर्ति के घटक होते हैं, मुद्रा के पूर्तिकर्ता होते हैं। थर्ड जो होता है वो हमारी सरकार होती है, वो हमारी सरकार होती है। सरकार भी भारत के अंदर मुद्रा की पूर्तिकर्ता होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट छापती है, और जितने भी सिक्के होते हैं या जो 1 रुपए का जो हमारा नोट होता है वो वाणिज्यिक बैंक, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो RBI है, वो नहीं छापता। तो 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो हमारी सरकार के आधार पर, सरकार के आदेश पर छपते हैं। और उसे कौन छापता है? हमारा वित्त मंत्रालय, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय होता है, वही अपने देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 1 रुपए का नोट तथा जितने भी सिक्के चलते हैं, चलन में है, वो सभी सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा छापे जाते हैं, सरकार के आदेश पर। जो भी हमारे देश का वित्त मंत्री होता है उसके आधार पर, उसके आदेश पर। क्लियर है? समझ गए आप सब भारत के अंदर मुद्रा के पूर्तिकर्ता कौन होंगे? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम या होती है आपको तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।